तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो मटेरियल्स के अंतर्गत नानो सिल्का प्रोडक्शन फ्रॉम एग्रीकल्चर वेस्ट मटेरियल राइस हस्क। राइस हस्क के बारे में हम लोग जानते हैं कि बिहार में ये वेस्ट मटेरियल्स ग्रुप में इसे बर्बाद किए जाते हैं, कहीं जला दिए जाते हैं, कहीं जानवरों को खिलाया जाता है या वेस्ट मटेरियल्स के रूप में इसे कहीं जहाँ तहाँ फेंक दिया जाता है। परंतु इस मटेरियल्स में जो सिलिका मटेरियल प्रचुर मात्रा में होता है उसका काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूज है। प्रेजेंट सिनेरियो में जो इसका यूज होता है वो पेंट इंडस्ट्री में होता है, ड्रग डिलीवरी में होता है, कोटिंग के रूप में होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज़ के रूप में होता है, तथा इसके कंपोजिट्स को कहीं पर किसी मटेरियल्स में मिला के उसको नैनो कंपोजिट्स भी बनाए जाते हैं। कंपोजिट बनाने के क्रम में ऐसा देखा गया है कि उस मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी परिवर्तन आता है। जैसे हाल ही में एक नए शोध में पाया गया है कि इस सिलिका मटेरियल्स को अगर मैग्नेटिक मटेरियल्स में मिलाया जाता है तो उस मैग्नेटिक मटेरियल्स का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाता है। तो उस चेंज प्रॉपर्टीज़ को यूज करके मैग्नेटिक पॉलीमर्स भी बनाया जाता है। ये सारे बहुत सारे यूज हैं इसके, परंतु हम छोटे इंट्रोडक्शन पार्ट से इसको पहले शुरू करते हैं। तो ये राइस हस्क जो है ये एक एग्रीकल्चर वेस्ट मटेरियल है और उसका जो जला हुआ पार्ट जब उसको जलाते हैं तो वो हस्क बन जाता है, उसका एक आस बन जाता है और फिर उस आस को हम डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस से उसको नैनो सिलिका बनाते हैं। फर्स्ट स्टेप है कि उसको पहले हम वेट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पर, हाई सेंसिटिव बैलेंस पे। फिर उसको हम मफल फर्नेस के अंदर हीटिंग करते हैं। हीटिंग करने के बाद फिर उन्हें कुछ केमिकल्स यूज करके हम पुनः उस आस को नैनो सिलिका में यूज करते हैं। फिर जब वो नैनो सिलिका बनता है तो फिर फर्दर प्रोसेसिंग होता है, इसका कंपोजिट्स भी बना सकते हैं। अब कंपोजिट डिपेंड्स करता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज उस मटेरियल्स का कैसा आया। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज मेजरमेंट करने के लिए हम जनरली क्या करते हैं कि मॉडर्न साइंटिफिक टूल्स हम यूज करते हैं। वो मॉडर्न साइंटिफिक टूल्स क्या है? वो टूल्स है एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजिबल NIR स्पेक्ट्रोमीटर, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड so many other equipments related to this. But problem is that फर्स्ट जो हमारा मटेरियल्स है कि जब केमिकल प्रोसेस से बर्निंग के बाद हम मटेरियल्स के आस को प्राप्त करते हैं तो पहला हमारा ये चीज़ देखना है कि वेदर द मटेरियल इज फॉर्म और नॉट, वह मटेरियल बना या ना बना। तो अगर बना तो वह क्या अमॉर्फस है या क्रिस्टलाइन है। तो ये क्रिस्टलिनिटी को है ना, क्रिस्टलिनिटी को अमॉर्फस को देखने के लिए हम एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर इक्विपमेंट का यूज करते हैं। तो अगर पिक्स हमारे काफ़ी शार्प पिक्स आते हैं, नॉइज उसके अंदर नहीं है, तो हम मटेरियल्स को क्रिस्टलाइन मटेरियल कहते हैं। और उस क्रिस्टलाइन मटेरियल्स को जब उसके जो प्रोमिनेंट पीक्स हैं उस पिक्स को हम ICDD डाटाबेस के साथ कंपेयर करते हैं। अगर वो प्रोमिनेंट पीक पोजीशंस हमारे करीब 20-22 डिग्री के आसपास आता है तो हम कहते हैं कि सिलिका मटेरियल्स है ना। अगर नहीं आता है तो हम कहते हैं कि निश्चित रूप से ये मटेरियल सिलिका नहीं बना। अब प्रश्न होता है कहाँ ये किस कारणों से सिलिका नहीं बना। तो जनरली ऐसा जो हमारा लेटेस्ट रिसर्च है उसमें देखा गया है कि अप टू 700 डिग्री सेंटीग्रेड्स तक जो अगर हम टेम्परेचर यूज करते हैं इसको बनाने में तो वहाँ पर ये हमारे अमॉर्फस मटेरियल्स बनते हैं। और 700 डिग्री के बाद जब हम यूज करते हैं तो क्रिस्टलाइन मटेरियल्स बनते हैं। बट वो मटेरियल्स अमॉर्फस हो या क्रिस्टलाइन हो, दोनों का अपना अपना यूज है, अपना अपना एप्लीकेशन है, अपना अपना फिजिकल प्रॉपर्टीज है।
whether the material is amorphous or crystalline, it does not matter. The properties of both the materials are useful in various industrial applications, in agriculture, electronics, medical sciences, pharmaceuticals and so on. अब पहला प्रश्न है कि जब हम उसके साइज को कैसे मेजर करेंगे, तो बहुत वेल नोन फार्मूला होता है, सरल फार्मूला। उस सरल फार्मूला जो हमारा होता है के लेमडा बाई बीटा कॉस थीटा, वहाँ की जो है हमारा फॉर्म फैक्टर है, कांस्टेंट है, जो स्कैटरिंग के कारण आता है एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर में। तो उस सरल फार्मूला को यूज करके हम साइज को कैलकुलेट करते हैं, उस क्रिस्टल के साइज का कैलकुलेशन करते हैं। हाँ, और एमॉर्फस भी है तो उस तरह वहाँ भी हम सरल फार्मूला को यूज़ करते हैं। लेकिन याद रखना है कि हमारी एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर का अपना एक लिमिटेशन है कि हम 50 नैनोमीटर तक के साइज को हम मेजर कर सकते हैं। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमें क्या देता है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को देता है। तो उसकी चर्चा हम जस्ट इसके बाद करेंगे। अब एक प्रश्न ये पैदा होता है कि मटेरियल्स आपका अमॉर्फस हो कि क्रिस्टलाइन हो, कि उसके अंदर अब फंक्शनल ग्रुप कैसा है। तो फंक्शनल ग्रुप मेजरमेंट के लिए हम फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज करते हैं। तो उस फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम उस मटेरियल के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है उसको हम मेजर करते हैं। तो जनरली क्या होता है, सिलिका में हम एक वेव नंबर का अपना एक रेंज लेते हैं और उस रेंज के अंदर हम उसके परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिटेंस या एब्जॉर्बेंस वर्सेस हम वेव नंबर को प्लॉटिंग करते हैं। तो जनरली सिलिका के अंदर अगर SiO बॉन्ड मिलता है तो हम कहते हैं यह मोर स्टेबल मटेरियल है ना, बना सिलिका, और इससे हमारा एक कन्फर्मेशन होता है यह मटेरियल एक सिलिका बेस्ड मटेरियल प्राप्त हुआ। अब इसमें डिफरेंट तरह के मटेरियल्स भी होते हैं। इसका पोरोसिटी का बहुत बड़ा यूज है। तो पोरोसिटी के लिए हम क्या करते हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। आप स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इमेज जनरली जब देखेंगे तो पोरस भी होता है। तो पोरस मटेरियल जनरली होता है, 3 तरह के पोरस मटेरियल्स होते हैं। एक तो हमारा मेसोपोरस होता है, माइक्रोपोरस होता है, और एक हमारा मैक्रोपोरस, माइक्रोपोरस एंड मेसोपोरस। ये 3 तरह के पोरस स्ट्रक्चर होते हैं जो साइज पर डिपेंड करते हैं। एक का रेंज होता है 2 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर से फिर 50 नैनोमीटर, फिर 50 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर्स के बीच में। लेकिन जब स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम पोरोसिटी को देख सकते हैं, किस तरह से पोरोसिटी होता है। तो ये पोरोसिटी का बहुत बड़ा, अगर मटेरियल्स पोरस होता है तो उसमें हम ड्रग को डाल के उस मटेरियल को हम डिलीवरी तक में यूज कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ मुख्य उद्देश्य है, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ माई वर्क, टू मेजर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस नैनो सिलिका मटेरियल्स फॉर इट्स एप्लीकेशन। क्योंकि इंडस्ट्रियल बात होती है उसको कहाँ यूज हो, तो हम अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मेजर करते हैं, इसको पब्लिश करते हैं, इस डाटा को, इसमें हम शोध कार्य को और आगे बढ़ाते हैं, तो इंडस्ट्री या फार्मास्यूटिकल कंपनीज इसको इस रूप में यूज कर सकते हैं, आपके रिसर्च को यूज कर सकते हैं। जब तक सफिशिएंट डाटा नहीं होता है तब तक किसी चीज़ को एप्लीकेशंस में लाना बड़ी मुश्किल होती है। सफिशिएंट डाटा के आधार पर ही कोई मटेरियल्स का एप्लीकेशन यूज होता है। तो हमारा मेन वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है टू prepared a good silica material from a waste agriculture waste, जिससे हम नॉलेज को क्रिएट कर सकते हैं, नए इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड आ गई। अब 1-2 प्रॉपर्टीज और है जो इजीली हम लोग मेजर करते हैं अपने लेबोरेटरीज में और मेजर कर भी रहे हैं। वो हमारा है UV विजिबल NIR स्पेक्ट्रोमीटर का यूज करते हैं, फोटोल्यूमिनेसेंस स्पेक्ट्रोमीटर का यूज करते हैं। तो इसके यूज करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, UV विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर का मुख्य उद्देश्य हमारा होता है कि मटेरियल्स के बैंड गैप को प्राप्त करना। तो बैंड गैप जो जनरली क्या होता है, बैंड गैप का बहुत सारा एप्लीकेशन है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स में यूज होता है। अब फोटोल्यूमिनेसेंस जब आता है, फोटोल्यूमिनेसेंस में हम ये देखते हैं, आप जब देखते हैं फोटोल्यूमिनेसेंस स्पेक्ट्रम,
तो एक्स एक्सिस पर आपका वेवलेंथ होता है उस रेडिएशन का, और वाई एक्सिस पर उसकी इंटेंसिटी होती है। और जब यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम देखते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टी मेजरमेंट में, तो वाई एक्सिस पर हमारा ट्रांसमिटेंस या ऑब्जर्वेंसर होता है और एक्स एक्सिस पर हमारे वेवलेंथ्स होते हैं। अगर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम में मटेरियल्स में एब्जॉर्प्शन यूवी रीजन में हो रहा है तो हम कहते हैं द प्रिपेयर्ड मटेरियल्स आर यूजफुल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अगर आईआर रेडिएशन में बहुत ज़्यादा होता है तो हम कहते हैं कि ये मटेरियल जो है इंफ्रारेड रेडिएशन को यूज़ करने में काफ़ी उपयोगी है। तो मटेरियल में बी यूजफुल फॉर एब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या आईआर रेडिएशन, दैट डिपेंड कि किस रेंज में हमारा वो मटेरियल ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। बैंड गैप निकालने से ये होता है, अगर बैंड गैप ज़्यादा रेंज में आता है तो इंसुलेटर बिहेवियर करता है, अगर कम रेंज में आता है तो कंडक्टर के रूप में बिहेव करता है। तो इस तरीके से हम उसको देख सकते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि ल्यूमिनेसेंस का क्या यूज है। अगर मटेरियल का लाइट विजिबल रीजन जो हमारा 400 से 700 नैनोमीटर जनरली हम लेते हैं, उसमें अगर वो लाइट निकल रहा है तो हम ये कहते हैं कि मटेरियल्स जो है ये विजिबल रेंज में लाइट को इमिट कर रहा है। तो इसके आधार पर मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड किया जाता है। तो इस तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम उसके साइज को, उसके मॉर्फोलॉजी को, उसके फंक्शनल ग्रुप को, उसके बैंड गैप के और उसके ल्यूमिनेसेंस बिहेवियर को हम मेजर कर सकते हैं। ये सारे प्रॉपर्टीज़ के आधार पर आप एक गुड रिसर्च को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल सेक्शंस जो हमारे सिलेबस के अंदर है, उस प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स के अंदर सिलिकॉन मटेरियल्स की ये सिर्फ प्रॉपर्टीज़ पर हमने थोड़ा सा प्रकाश आपको डाला। अब ये प्रश्न है जो आपकी जो एप्लीकेशंस हैं, पॉसिबिलिटीज़ ऑफ इंडस्ट्रियल लिंकेज क्या हो सकता है। तो पॉसिबिलिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल लिंकेज क्या हो सकता है इसका, इस तरह के मटेरियल्स का जब आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेजर कर लिया। एक रिसर्च का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर करना। तो मैनी इंडस्ट्रीज सच एज इलेक्ट्रॉनिक्स है, सीमेंट है, रबर है, या आर हाईली डिपेंडेंट ऑन सिलिका। दिस इज a very growing concern because of the environmental impact of sourcing and refining of silica. So this is the green source of silica production. It is a very vital importance to meet the growing demand for silica in the industry. दूसरा पॉइंट है, यह राइस हस्क जो है ये एबुंडेंट सोर्स के रूप में हमारे बिहार में, हमारे इंडिया में अवेलेबल है। अगर इस पर हम अपने को फोकस करते हैं तो हम एक वेस्ट मटेरियल को नॉलेज के रूप में, इंडस्ट्री के रूप में खड़ा कर सकते हैं। ये बहुत भारी काम नहीं है। हमारे पास अच्छे रिसोर्सेज हैं, बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, हमारे पास स्ट्रक्चरल कैरेक्टराइजेशन लैब, ऑप्टिकल कैरेक्टराइजेशन लैब, मैग्नेटिक कैरेक्टराइजेशन लैब, सिंथेसिस लैब, इलेक्ट्रॉनिक कैरेक्टराइजेशन लैब, फिजिकल सिंथेसिस लैब, ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है और हम लोग इसमें अच्छे से कार्य कर रहे हैं, है ना। तो करंट जो हमारा ये हस्क को जो वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं, इससे हम बड़े वेल्थ को जनरेट कर सकते हैं, नॉलेज को क्रिएट कर सकते हैं, है ना। उसके बाद ये सारी जो अदर प्रॉपर्टीज होती है उसको हम मेजर भी कर सकते हैं। हम बार बार इस बात की चर्चा करते हैं कि जो फ्रंटियर्स रिसर्च है, जो कटिंग एज रिसर्च है, उसके लिए हमारे यूरोपियन कंट्री अपने बजट का सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें इस चीज़ से बहुत बड़ा इकोनॉमी जनरेट हो सकता है, नॉलेज जनरेट हो सकता है। तो नॉलेज इज ए साइंस, इज ऑल्सो ए ग्लोबल बिजनेस, नॉलेज इज ऑल्सो ग्लोबल बिजनेस। हाँ, तो ये सारी चीज़ों को लोग कर रहे हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं। हाल ही में टाटा कंपनी के ने भी रिसर्च को टाई अप करने के लिए अपना एक स्कीम भी चला, जिसे न्यूज़पेपर में हम लोगों ने पढ़ा कि बेसिक रिसर्च की संभावनाओं को काफ़ी महत्व दिया जा रहा है। तो ये बेसिक रिसर्च में जब आप किसी मटेरियल्स का वो सिंथेसिस करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर करते हैं, तो उसके आधार पर ही इंडस्ट्री और मैनेजमेंट की भूमिका होती है। तो ये बेसिक रिसर्च बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये कैसे कहते हैं कि साइंस जो है एक ग्लोबल बिजनेस है ना। ये साइंस एजुकेशन एक ऐसा है
जिसमें हम बेसिक रिसर्च को करते हैं, कैरेक्टराइजेशन को करते हैं, उसके डिफरेंट कैरेक्टराइजेशन टूल से उसके प्रॉपर्टीज़ को मेजर करते हैं और उस प्रॉपर्टीज़ के आधार पर हम एक न्यू मटेरियल्स को बनाते हैं। उसका न्यू साइंस होता है, न्यू बिहेवियर होता है, न्यू एप्लीकेशंस होता है और उसके आधार पर हमारा शोध पत्र भी प्रकाशित होता है ना। तो इस तरह के वर्क हम पीएचडी लेवल में भी करते हैं, एमटेक लेवल में भी करते हैं और हमारे एमटेक के फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में हम इसे एक्सपेरिमेंटल सेशन के रूप में भी करते आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम एक वेस्ट से न्यू मटेरियल्स को प्रोडक्शन कर सकते हैं जिसका उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग हो रहा है हाँ, और आगे भी होगा। वो डिपेंड करता है मटेरियल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। तो अगले कड़ी में फिर हम दूसरे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की चर्चा करेंगे।